हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है, हम लोग संविधान को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और लास्ट वीडियो मैंने आपको संविधान से रिलेटेड सारे के सारे महत्वपूर्ण तथ्य एवं जानकारियां दे दी थी। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारों के बारे में, यानी कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से एरियाज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दायरे के अंदर आते हैं, अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और इसी अधिकार क्षेत्र को कहा जाता है क्षेत्राधिकार। घुमा के बोल दिया गया है क्षेत्राधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ कार्य हैं, कुछ शक्तियां हैं, ठीक है, उनको आज हम लोग समझेंगे और आज उनको हम देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को रेड कलर का बटन दबा के और सपोर्ट करना ना भूलें। साथ में एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को भी ऑल के ऑप्शन पर सिलेक्ट करें, जिससे आपको सारी क्लासेस राम जी की पाठशाला की तरफ से मिलती रहें। साथ में आप लोग लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू कर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का मौका मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि फिर जब एक बार लेक्चर शुरू हो जाता है तो फिर बीच में कोई भी व्यवधान मुझे नहीं चाहिए। और जब तक लेक्चर पूरा ना हो तब तक आपको बस बैठ के सुनना है। मैं प्रयास करता हूँ हमेशा ही कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या चीज़? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मतलब कि जो प्राइमरी इसका काम है, प्राइमरी इसका जो अधिकार है, जिस चीज़ के लिए स्पेशली भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, वो क्या चीज़ है? प्राइमरी जो इसका काम है, जो इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, उसको हमको समझना है। जो सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा है वो आप सबको पता है, हमने कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। अमेरिकी संविधान से हमने वो वहाँ से इसकी अवधारणा को लिया और सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता की अवधारणा को भी हमने यूएसए के संविधान से ही लिया। आप मानो कि यदि दो जिलों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाए तो वो कहाँ चले जाएंगे? वो कहाँ चलेंगे? और थोड़ा नीचे समझते हैं। अगर दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो जाए तो वो जिला न्यायालय जा सकते हैं। बट यदि दो जिलों के बीच में किसी चीज़ को लेकर विवाद हो जाए तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। बट अगर दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाए तो अब वो कहाँ पे जाएंगे? अब उनके लिए भी तो कोई सुप्रीम चीज़ चाहिए ना, उनके लिए भी तो कोई सुप्रीम कोर्ट चाहिए, उनके लिए भी तो कोई उच्चतम न्यायालय चाहिए। अब मानो कि यूपी में और एमपी में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाए, किसी बात को लेकर विवाद हो जाए और वो विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा हो, तो कहाँ पे जाएगा? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पास जाएगा या उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के पास जाएगा? ऐसा होगा ही नहीं। क्यों करेगा आदमी? तो कोई तीसरा व्यक्ति चाहिए जो बिचौलिया का काम करे, या तीसरा ऐसा कोई प्राधिकरण या ऐसी संस्था चाहिए जो बिचौलिया का काम करे। तो अगर राज्य और राज्य के मध्य क्या हो जाए, विवाद हो जाए किसी बात को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है और निर्णय होते हैं। यदि केंद्र के और किसी राज्य के मध्य कोई विवाद हो जाए, भाई राज्य के मध्य विवाद हो सकता है, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो सकता है, तो भी कहां जाएंगे? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि केंद्र के, राज्य के और राज्य के मध्य विवाद हो जाए, यानी कि केंद्र सरकार के, मानो कि केंद्र सरकार है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है, और किसी भी एक मुद्दे पर इन तीनों के बीच में विवाद हो गया है। केंद्र सरकार कुछ कह रहा है, यूपी कुछ कह रहा है, एमपी कुछ कह रहा है। तो इन कंडीशंस में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट इन मामलों की सुनवाई करेगा, इन विवादों की सुनवाई करेगा, उस पर निर्णय देगा। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या चीज आती है? ऐसे विवाद मतलब ऐसे विवाद जो आगे बताए जाएंगे। निम्नलिखित विवादों को सुनता है, इन पर सुनवाई करता है और फिर निर्णय देता है। पहली कौन सी कंडीशन है? यदि केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो जाए, यानी कि किसी केंद्र सरकार के मध्य और किसी राज्य के मध्य विवाद हो जाए, तो उसकी सुनवाई कहां पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। और राज्य अकेला भी हो सकता है, वन और मोर, अकेला राज्य भी हो सकता है, एक से अधिक राज्य भी हो सकते हैं। मानो कि क्या है कि आपका केंद्र सरकार है और यूपी, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। केंद्र और यूपी के बीच में गड़बड़ हो जाए, विवाद हो जाए, या ऐसा हो जाए कि एमपी और यूपी एक साथ मिलके खड़े हुए हैं, किसी एक बात को कह रहे हैं, केंद्र किसी और बात को कह रहा है, तो अब इन दो राज्यों के मध्य और केंद्र के बीच हो जाए। पहली शर्त तो ये, पहली कंडीशन ये। दूसरी है, अगर सेंटर, स्टेट और स्टेट, यानी कि केंद्र सरकार और किसी अन्य राज्य और उससे अन्य राज्य के मध्य, तीनों के मध्य विवाद हो जाए, तो भी सुप्रीम कोर्ट में मामले को सुना जाएगा। जैसे मैंने बता दिया, केंद्र सरकार, यूपी और एमपी के बीच में
तीनों के बीच में विवाद हो जाए किसी एक बिंदु पर और तीनों की अलग अलग राय हो तो मामला कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और किसी राज्य और राज्य के मध्य विवाद हो जाए तो भी मामला कहां पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वहां पर ऐसे विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद क्या होगा, सुनवाई होने के बाद वहां पर निर्णय दिए जाएंगे। यह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। यह चीज मैं आपको बता चुका हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, यानी कि अपीलीय न्यायालय है। अपीलीय न्यायालय होने का मतलब है कि सबसे बड़ा होने का मतलब है इससे ऊपर कोई नहीं। और अपील क्या होती है, जो लोअर कोर्ट्स हैं, अब सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट कौन सा है, हाई कोर्ट है, तो लोअर कोर्ट्स में अगर कोई मामला है और कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उसके हाई कोर्ट्स के जो केसेस हैं उनके जो निर्णय हैं उनको चैलेंज कर सकता है किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। उन निर्णयों के लिए अपील कर सकता है कि सर मैं वहां से संतुष्ट नहीं हूं, आप मेरा निर्णय कीजिए। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है और हाई कोर्ट के विरुद्ध अपीलों को सुनता है। हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं उनके विरुद्ध जो अपील आती हैं उन अपीलों को सुनता है कौन, आपका सुप्रीम कोर्ट। अब किस किस तरह के मामलों की सुनवाई वहां पे होती है, सामान्यतः मामले दो ही तरह के होते हैं, एक फौजदारी होता है, एक दीवानी होता है। यानी कि सिविल होता है, दीवानी को सिविल कहते हैं और क्रिमिनल को फौजदारी कहते हैं। जमीन जायदाद, दुकान, मकान, संपत्ति, रुपया, पैसा, इसके संबंध में अगर कोई केस होता है, कोई मामला होता है तो वह दीवानी मामला कहलाता है। और चोरी, डकैती, लूट, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, जो ये मामले हैं ये सब किस में आते हैं, ये सब क्रिमिनल केसेस में आते हैं। तो सामान्यतः इन दो की ही सुनवाई होती है। बट सुप्रीम कोर्ट में तीसरे मामले की, संवैधानिक मामलों की भी सुनवाई होती है। यानी कि आपने देखा होगा 1960 का जो बेरूवाड़ी यूनियन वाद था उसमें ये बात कही गई थी, संवैधानिक बात की गई थी कि इस बात पे पॉइंट उठा था कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है क्या वह भारतीय संविधान का अंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दी थी कि भाई ये अंग नहीं है और ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। बट उसके बाद क्या हुआ, एक और मामला आया 1973 का, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का, जिसमें आपका क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिपीट किया, उसका पुनर्विचार किया और उसको बदल दिया और फिर ये बात बोली कि प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, पर संशोधन केवल सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए और साथ के साथ प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है इसमें परिवर्तन से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो संवैधानिक जो मामले होते हैं, संविधान के ऊपर जो डिबेट रहती है, कोई विवाद हो जाता है, तो इन मामलों को भी सुनता है और इन पे विचार करता है। ये बात समझ में आई होगी। तीसरा है परामर्श देने संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श होता है एडवाइस देना, ठीक है, एडवाइस देना, सलाह देना। तो परामर्श भी दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, परामर्श भी दे सकता है। किसको, आपको पता है आर्टिकल 143 है, आर्टिकल 143 143 है और एक्चुअली में ये जो शक्ति है, ये जो अधिकार है, ये राष्ट्रपति महोदय से संबंधित है। राष्ट्रपति महोदय को शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 143 और कहता है कि यदि राष्ट्रपति को कोई सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर, राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सलाह चाहिए, एडवाइस चाहिए या परामर्श चाहिए, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, तो वह मांग सकता है। तो राष्ट्रपति की यहाँ पे परामर्श, राष्ट्रपति अगर परामर्श मांगता है तो यहाँ पे हमने देख लिया है अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है किसको, परामर्श को, सलाह को, और सुप्रीम कोर्ट वो सलाह देगा, सुप्रीम कोर्ट वो सलाह देगा, पर वह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। क्या होगी, बाध्यकारी नहीं होगी। ये वीडियो मैंने पूरी शूट कर ली थी, पर यहाँ तक, मतलब इससे पहले तक जहाँ पे बीच में कट आया है वहाँ तक वीडियो रिकॉर्ड हुई। आगे देखो मैंने सारा पढ़ा दिया था, उसके बाद वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई तो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो कम से कम भाई यार आप लोग सपोर्ट तो करो और वीडियो मतलब चैनल को शेयर करो ज़्यादा, जिससे और भी सुविधाएँ बढ़े, मेरे लिए भी थोड़ी आसानी हो जाए। चलिए ठीक है, अगला जो बात है, अगला जो अधिकार है वो है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, तो अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट का पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार की बात आती है। 137 में, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया
कि आपका 1960 में क्या हुआ, 1960 में जो बेरूवाड़ी यूनियनवाद था उसमें कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और ना ही संशोधन हो सकता है। जबकि उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती वाले मामले में, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में क्या हुआ, प्रस्तावना को भारत के संविधान का अभिन्न अंग माना गया और उसको कहा गया कि आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, ये बात आई थी। तो ये मतलब कौन सा अधिकार है, तो ये अधिकार है 137 में, कौन से में, 137 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त होता है कि उसने भूतकाल में यानी कि पहले पास्ट में जो भी निर्णय दिए हैं, जो भी आदेश दिए हैं, उन आदेशों पर वो पुनर्विचार कर सके। यदि सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के दिए हुए किन्हीं निर्णयों को, किन्हीं आदेशों को पुनर्विचार के लिए पुनर्विचार करना चाहता है, उन पर पुनर्विचार करके देखना चाहता है, तो यह शक्ति देता है अनुच्छेद 137। और खाली इतनी ही बात नहीं कहता कि पुनर्विचार कर सकते हो, यदि आवश्यक लगता है, यदि सुप्रीम कोर्ट को आवश्यक लगता है तो सुप्रीम कोर्ट परिवर्तन भी कर सकता है। तो यह है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसको अपने किसी निर्णय या आदेश को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है तो वह पुनर्विचार भी कर सकता है और आवश्यकता होने पर उसमें परिवर्तन भी कर सकता है, उसको बदल भी सकता है। यह है अनुच्छेद 137। अगला है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है, अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर स्तंभ लेख होंगे, गुहा लेख होंगे और वहां पर मतलब इस तरह से मुकदमे का निर्णय लिखा जाता होगा, खंबे लगे हुए होंगे, अशोक के टाइम के मौर्यकालीन स्तंभ लगे होंगे, अभिलेख, ऐसा मतलब नहीं है। अभिलेख न्यायालय से यहाँ पे मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा, जो भी आदेश देगा, वो निचली अदालतों के लिए साक्षी का कार्य करेंगे या प्रमाण का कार्य करेंगे। साक्षी का कार्य करेंगे, प्रमाण का कार्य करेंगे। मतलब क्या है कि या तो जिला न्यायालय में या हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालयों में यदि कोई मुद्दा चल रहा है और उस मुद्दे में कोई ऐसी बात आ गई जिसमें हवाला देना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय का या किसी आदेश का या किसी फैसले का, तो वह पूरी तरह से मान्य माना जाएगा और उसके खिलाफ कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। वो अक्षर से है उसका पालन होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, जो आदेश हैं, उनको आधार बनाकर निचली अदालतों में, केसों में, मामलों में साक्षी के तौर पर रखा जा सकता है, प्रमाण के तौर पर रखा जा सकता है। मानो कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला कभी चला था, उसमें कोई निर्णय आया और वैसा ही मिलता जुलता मामला किसी निचली अदालत में आया, तो जो अधिवक्ता, जो एडवोकेट उस केस को लड़ रहे हैं, तो वो उस सुप्रीम कोर्ट के केस जो चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और उसमें जो फैसला आया, उस फैसले को साक्षी बनाकर, उसको प्रमाण बनाकर जज साहब को दिखा सकते हैं कि देखो सर, फलाने मामले में ये निर्णय आया था और ये केस भी उससे मिलता जुलता है, तो ये उसका आधार है, ये उसका प्रमाण है। उस केस में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया था, तो आपको भी कुछ कुछ ऐसा ही निर्णय देना चाहिए। इसको कहते हैं अभिलेख न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है और अनुच्छेद 129 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होंगे, जो निर्णय होंगे, वो प्रमाण माने जाएंगे, साक्षी माने जाएंगे निचली अदालतों में लड़े जाने वाले मुकदमों के दौरान। अगला जो अधिकार है वो न्यायिक पुनरावलोकन का है। न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन इसका विच्छेद करें, पुनरावलोकन का विच्छेद करें तो पुनरावलोकन, पुनरावलोकन यानी पुनः मतलब होता है दोबारा, अवलोकन होता है देखना। और कैसा, न्यायिक यानी कि न्यायपालिका जब किसी चीज को दोबारा देखती है तो उसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायपालिका किसको दोबारा देखेगी, चिंटू को या टिकटॉक वीडियोस को या भारत के युवाओं को जो अलग अलग डांस करके दिखा रहे हैं और अजीब अजीब तरह की हरकत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनका रिव्यू करेगी? अरे इतना टाइम नहीं है पढ़े लिखे लोगों के पास, ये तो सब ऐसे छिछोरे लोग घूमते रहते हैं, उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, पर इतना टाइम नहीं होता। तो किस चीज़ का रिव्यू करेगी, किस चीज़ का वो पुनरावलोकन करेगी? तो विधायिका द्वारा, जो विधायिका है, संसद के द्वारा यदि कोई कानून पास होता है तो उसको रिव्यू करेगी, उसको पुनरावलोकन करेगी, उसका अवलोकन करेगी दोबारा कि ये जो कानून बना है ये कहीं संविधान के उपबंधों के खिलाफ तो नहीं है,
ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ तो नहीं है, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ तो नहीं है, ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ तो नहीं है। और यदि ऐसा है, वो मौलिक अधिकारों का नया कानून जो विधायिका लेके आई है वह मौलिक अधिकारों का भी किसी न किसी तरह हनन करता है, संविधान की आत्मा को, संविधान की भावना को भी प्रभावित कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है और उसको इलीगल पूरी तरह से वो घोषित कर सकती है और निरस्त भी कर सकती है। इसको बोलते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन। या कार्यपालिका द्वारा कोई आदेश दिया गया है तो उस आदेश को भी पुनर्वलोकन के लिए रख सकती है कि ये आदेश जो दिया जा रहा है ये कहीं संविधान की भावना के खिलाफ तो नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या पड़ी संविधान की इतनी, भाई पढ़ी है, क्यों नहीं पढ़ी है, क्यों नहीं पढ़ी है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि संविधान का संरक्षक, संविधान का अभिभावक और संविधान का व्याख्याता अगर कोई संस्था है भारत में तो वह सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह इसकी रक्षा करे एक अभिभावक की तरह से, और अगर कोई एक्सप्लेनेशन देना है तो उसके लिए सर्वोच्च जो अथॉरिटी है, सबसे बड़ी अथॉरिटी है इंडिया में, वो है सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक पुनर्वलोकन कौन कौन से अनुच्छेदों में कहा गया है, देखो मैं सीधे बताता हूं। न्यायिक पुनर्वलोकन के लिए संविधान में कोई डायरेक्ट उपबंध दिखाई नहीं देता है, पर अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 131 में और अनुच्छेद 243 में ऐसी कुछ शक्ति दिखाई देती है इस कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, जिससे वह न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है। पर परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाए कि न्यायिक पुनर्वलोकन का जिक्र किसमें है, तो आपको सीधे सबसे पहले लगाना है अनुच्छेद 13 पे। अनुच्छेद 13 जुडिशियल रिव्यू, या आपको 243 पे लगाना है। दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। या तो 243 मिलेगा या 13 मिलेगा। 99% 13 मिलेगा, 1% आपको 243 भी मिल सकता है, बट आपको जानकारी होना जरूरी है। और आखिरी शक्ति मौलिक अधिकारों का रक्षक है। मौलिक अधिकारों का रक्षक है, किस प्रकार से रक्षा करता है, जैसे मैंने अभी न्यायिक पुनर्वलोकन में बताया कि जुडिशियल रिव्यू करता है, कि जो कार्यपालिका आदेश दे रही है, जो विधायिका कानून बना रही है, वो मौलिक अधिकारों को हनन तो नहीं कर रही है, तो इस प्रकार से एक तरह रक्षा करता है। दूसरा क्या है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उनका हनन हो रहा है, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो वह अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर कर सकता है। सीधे जाके याचिका को वह व्यक्ति दायर कर सकता है, जबकि और कोई भी तरीका नहीं है किसी व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्ट सीधे जाने का। यदि जाना है तो अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जाना होगा, यानी हाई कोर्ट से होते हुए उसको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। बट मौलिक अधिकारों वाले मामले में सीधे अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सबसे पहले जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो सबसे पहले आपकी सुनवाई होगी, बशर्ते उस दिन भारत के महान्यायवादी कोर्ट में ना आए हो। अगर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, तो आपकी सुनवाई दूसरे नंबर पर होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट में उस दिन महान्यायवादी उपस्थित नहीं है तो आपकी सुनवाई पहले नंबर पर होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक चीज इसमें ये जानने वाली है, आप जैसे मतलब वहां पे फिर हाँ, तो आपने वहां पे जाके याचिका डाली, आपकी सुनवाई हुई, तो कोर्ट क्या काम करेगा, कोर्ट वहां से कोई भी आदेश दे सकता है या वहां से वह रिट जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। और रिट को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कितने प्रकार की रिट होती हैं और कौन कौन सी रिट होती हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताएंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।